Hello guys, welcome to Rodi's channel. So you can see how big chart I have created today. There is nothing but a summary of loader. So yeah, we are doing summary of loader today. So here we go. We are doing an overview of SEBI listing obligation and disclosure requirement regulation 2015 जिसको प्यार से हम लोग SEBI loader बोलते हैं. So this would be a quick revision for SEBI loader. This got effective from 1st December 2015. SEBI loader जो है effective हुआ था 1st December 2015 से. इसका दो ही objective था कि to align the clauses of loader. ये जो clauses है, जो SEBI loader की clauses है, उनका objective था कि that has to be aligned with company law. Secondly, the objective was to consolidate the conditions under different securities listing agreements. So there were earlier than 2015 for listing agreement there were conditions given in other law. There was no single law modified for this one. So hence the reason being SEBI loader has come in the effect. So this was the reason behind it. So yeah, let's do this up right now. What is the applicability of this chapter? So basically when we talk about applicability, we talk about what kind of securities this chapter is being applicable for. ओके सो एप्लीकेबिलिटी में तो कौन कौन से सिक्योरिटीज़ है जिन पे लिस्टेड होगा सेबी जो सेबी लोडर है वो एप्लीकेबल होगा. आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड है कोई, आईडीआर है, देन सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट है, एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी. सेबी जो सिक्योरिटी बोल रहा है वो सिक्योरिटी रिसीट्स है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, एसएमई बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. So this is the learning part. You have to understand that if you have seen in the module, it has given the chapters and then it is being divided into schedule. So this is where it is coming from, that it is, there's different chapters given for like SEBI loader applicability on IDR, SEBI loader applicability on unit issued by mutual fund. Then what is this? Let's see this one. NCDS, NCRPS plus PDI, PNCPS. When we talk about NCDS, it is nothing but non-convertible debt securities. NCRPS, it is nothing but non-convertible redeemable preference share. PDI, perpetual debt instrument. PNCPS, this is perpetual non-cumulative preference share. सो कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटीज़ है जिन पे ये चैप्टर दैट इज सेबी लोडर विल बी एप्लीकेबल अगेन. सो व्हाट डिड आई से? आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है. उसके बाद व्हाट वी सॉ, उसके बाद वी सॉ सिक्योरिटी रिसीट्स. पहले जो याद है उतना ले लो. सिक्योरिटी रिसीट, म्यूचुअल फंड एप्लीकेबल है सेबी लोडर, ये तीन चीज़ हो गई. उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं वापस से. आईडीआर हो गया अपना, म्यूचुअल फंड हो गया, सिक्योरिटी रिसीट हो गई, ये पहले की तीन हो गए. उसके बाद बोल रहा है सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट. ये तो इजी है, एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी. और ये भी इजी है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन, मतलब जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड होनी चाहिए मेन बोर्ड पे, एसएमई एक्सचेंज पे या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे. तो ये दोनों भी इजी है. सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट भी इजी है. जो हार्ड है, जो नॉन रिमेम्बरेबल है, वो ये वाला है एनसीडीएस, एनसीआरपीएस, पीडीआई, पीएनसीपीएस. एनसीडीएस इज नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज, एनसीआरपीएस इज नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, PDI is perpetual debt instrument, PNCPS is perpetual non-cumulative preference share. So यहाँ पे आगे अपना IDR हो गया, सिक्योरिटी रिसीट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये तीनों हो गए. देन यहाँ पे आ जाते एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर एज पर सेबी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. एनी अदर एज पर सेबी. पांचवा आ गया अपना. उसके बाद स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ listed on main board, then SME exchange, then third one क्या था? institutional trading platform, institutional trading platform. So this was it. यहाँ तक हो गया अपना. अपने कितने पॉइंटर्स हुए? 5 पॉइंट हुए. 1 2 3 4 5. सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज. द रीज़न बीइंग मैं ये इतने डिटेल में जा रही हूँ बिकॉज
एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही यही आता है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये चैप्टर एप्लीकेबल किस पे है, तो फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ का नाम आने दो, आप तो लिख ही नहीं पाओगे या फिर आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम बीइंग वेरी फोकस्ड ऑन दिस वन। देन आता था अपना NCDS, दैट इज़ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज़, non convertible debt securities. Then NCRPS, that is non convertible redeemable preference share. Then PDI, that is perpetual debt instrument, right? देन था अपना PNCPS, दैट इज परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये वाला इजी है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। NCRPS इज नथिंग बट नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल आ रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। तो ये नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही है जिसपे सभी चैप्टर एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज चैप्टर विल बी ऑन दीज सिक्योरिटीज। आई होप यू गेट माई पॉइंट राइट नाउ. So we'll start the topic now. This was the intro topic. Now we will just start ahead our topic. Listed entity before issuing security. जब listed entity जो है securities issue करने के पहले उसको एक in principle approval लेना पड़ता है. अगर जो listed securities है, आपकी जो securities है, अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, सिक्योरिटीज लिस्ट आपकी जो कंपनी उसके सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब आपके जो सिक्योरिटीज़ है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी आपके सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है, हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, ये हो गया NSE BSE. ठीक है. सेकेंड बोल रहा है सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल, मतलब ना तो आप NSE पे लिस्टेड हो ना आप BSE पे लिस्टेड हो, लेट्स से आप कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल एज वेल एज नॉट हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल. इसका मतलब आप NSE पे भी लिस्टेड हो, आप BSE पे भी लिस्टेड हो, आप कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो. तो अब क्वेश्चन ये है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल किससे लेना है. अगर आप ऐसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ऑलरेडी आपके जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड है, लाइक आप NSE BSE दोनों पे हो, तो आप उनके इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो. अगर आप कहीं पे भी लिस्टेड नहीं हो, आप NSE पे भी नहीं हो, BSE पे भी नहीं हो, तो यू हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम ऑल सच स्टॉक एक्सचेंज इन विच सिक्योरिटीज ऑफ द इशू आर प्रपोज टू बी लिस्टेड. KSE से ले लो. देन NSE BSE KSE तीनों पे आप लिस्टेड हो, तो आप इसको छोड़ दो, जो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उनका आप अप्रूवल ले लो. सो दिस इज नथिंग बट दिस बॉक्स आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ. आई होप you know this, and if you want you can take a screenshot of this as well. Okay, so this was it. We are still going ahead with our introduction part only. The limit are later in this video itself. Now we are talking about common obligation applicable for all listed entities. जो भी लिस्टेड एंटिटी है उनके लिए कॉमन एप्लीकेशन क्या है, सारी लिस्टेड एंटिटी को कॉमन वे पे क्या फॉलो करना पड़ता है. पहली चीज़, उन लोगों को कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा. दूसरी चीज़, उनको STA या फिर STA फैसिलिटी इन हाउस रखना पड़ेगा. शेयर ट्रांसफर एजेंट उनको भी अपॉइंट करना पड़ेगा. तीसरी चीज़, स्टॉक एक्सचेंज शैल कॉपरेट विद इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड विद द सेबी. सेबी के साथ जो भी इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट, बैंकर, उनके साथ किसको कंप्लाई करना है, उनके साथ स्टॉक एक्सचेंज को कंप्लाई करना है. देन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की दो कैटेगरी है, आपको पहले ही डिफाइन कर लेना है कि मुझे परमानेंट वे में क्या प्रिजर्व करके रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखना है, और कौन से डॉक्यूमेंट मुझे ऐसे प्रिजर्व करना है जो कि नॉट लेस देन 8 ईयर, मतलब कि 8 साल तक के तो प्रिजर्व ही करना पड़ेगा. तो परमानेंट वाले कौन से और 8 साल तक के लिए मुझे कौन से प्रिजर्व करके रखना है. फाइलिंग ऑफ इन्फो. लिस्टेड एंटिटी को हर इन्फॉर्मेशन फाइल करनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, जो भी मेंशन्ड है. ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है लिस्टेड एंटिटी को. नाउ यू ऑल नो स्कोर्स हैज़ कम इन द इफेक्ट, तो स्कोर्स पे सारे ग्रीवियंस रिड्रेसल वैसे भी चले जाते हैं कस्टमर के. देन फी या फिर अदर चार्जेस टू बी पेड टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज प्रोवाइडेड बाय सेबी. क्या फीस पे करना है आपको स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो कौन बताएगा, या तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज खुद बताएगी या तो बताएगा सेबी. सो दिस was your introduction part. I'll just, yeah, if you want just take a screenshot of this. Okay, yeah. So now we are moving ahead with our next thing, that is one time compliance. Then quarterly compliance we have got, then we have got half yearly compliance here, then we have got yearly compliances over here, then we have got event based compliances here. You can see all this. So it's a big chart. We will go one by one right now. Okay, all right.
सो व्हाट इज़ वन टाइम कंप्लायंस? वन टाइम कंप्लायंस मतलब ये चीज़ आपको एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। शादी, शादी, या वी कैन से दैट, बट आजकल तो वैसे भी काफ़ी बार होती है। ऑलराइट, दैट्स नन ऑफ आवर मैटर। ठीक है, वन टाइम कंप्लायंस में देख लो क्या है। वन टाइम कंप्लायंस में कि लिस्टेड एंटिटी शेल अपॉइंट सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, कि ये बार बार नहीं करना है। एक बार अपॉइंट कर लिया ना कंप्लायंस ऑफिसर अपने सीएस को, तो बार बार थोड़ी अपॉइंट करोगे, वन टाइम करना है। एसटीए या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट को आप अपॉइंट कर लो, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस आपका जो है आप उसको अपॉइंट कर लो। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास इन केस इफ़ यू आर हैविंग शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस फैसिलिटी, तो कंपनी हैज़ टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ कैटेगरी 2 एसटीए या फिर आरटीएसटी अपॉइंट करना पड़ेगा। इन विच केस जब आप एसटीए इन हाउस वाली फैसिलिटी ले रहे हो, प्रोवाइडेड आपका जो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर है ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी वो एक्सीड करता है 1 लाख से। So did you understood the point, or shall I make you guys understand this again? Just read this once. What does it say? आप लिस्टेड एंटिटी हो, ठीक है, आपने अपॉइंट किया है ये शेयर ट्रांसफ़र इन हाउस फैसिलिटी वाला है आपका, ठीक है, तो आपकी कंपनी को एज कैटेगरी 2 कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर कंपनी टू एसटीए एज एन एसटीए, या फिर आप की कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा आरटीए या एसटीए, ठीक है। बट इन विच केस ये सब कब करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो शेयर ट्रांसफर इन हाउस वाला फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन ये कब करना पड़ेगा? जब आपका टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स जो है आपका दैट एक्सीड्स 1 लाख। समझ में आया क्या? शेयर ट्रांसफ़र इन हाउस फैसिलिटी है तो आपकी कंपनी को कैटेगरी 2 एसटीए में आना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा कैटेगरी 2 एसटीए रजिस्टर कराना पड़ेगा, या तो अपॉइंट करना पड़ेगा आरटीए एसटीए को। बट इन व्हाट केस जब आपका जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर है दैट एक्सीड्स 1 लाख। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। आई होप यू गेट माई पॉइंट नाउ, राइट? Okay, so the next one is this was 6171 regulation. This is 9. Listed entity shall have policy for preservation of document approved by its board of director. So you have to preserve your documents for like permanently. There are some cases where you have to preserve your document permanently. So in that case, of course, you have to have some policy for preservation of documents. So that policy that you have, that has to be approved from what? Approved from board of director. Alright, so we are done with one time compliance. Now we are moving ahead with quarterly compliance. Quarterly compliance में क्या बोलता है? ठीक है, सो रेगुलेशंस है 13, 27, 31, 32, 33। अब पहला क्या बोल रहा है ये, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी ताकि आप लोग भी फटाफट रिवाइज कर सको। मैंने ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया, एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर आप इस वीडियो को रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे हर केस में लिस्टेड एंटिटी यहाँ पे रहेगी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे रहेगा। लिस्टेड एंटिटी है तो लिस्टेड एंटिटी शेल फाइल अ स्टेटमेंट विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन सा स्टेटमेंट? कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। आप जो क्वार्टर था, हम लोग क्वार्टरली कंप्लायंस करें तो क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे कि जब आपका क्वार्टर आपका कौन कौन से इसमें होता है, आपको पता है ये क्वार्टर कब कब होता है आपका? एक तो होता है आपका अप्रैल टू जून, एक होता है आपका जुलाई टू सितंबर, एक होता है अक्टूबर टू दिसंबर, और एक होता है आपका जैन टू मार्च। So these are the 4 quarters: अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, एंड देन जैन टू मार्च। अब ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट पेंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। सपोज हम इस क्वार्टर का बना रहे हैं, तो अप्रैल में कितने पेंडिंग कंप्लेंट थे हमारे पास, दोज रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो अप्रैल टू जून में कितने सारे कंप्लेंट हमको रिसीव हुए वो बताना है। सॉल्व कितने किए आपने अप्रैल टू जून में, आपने सॉल्व कितने किए, क्या सॉल्व किया आपने इन्वेस्टर कंप्लेंट, वो बताना है। रिमेनिंग अनसॉल्व एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, जून के एंड तक कौन सा ऐसा कंप्लेंट था जो अनसॉल्व रह गया, आपको वो बताना है। तो वो किस में बताओगे आप? स्टेटमेंट में बताओगे। किसको? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को।
So I hope we know with what is investor complaint right now. Then we have got quarterly compliance report. Quarterly compliance report में क्या है? Listed entity shall submit a quarterly compliance report on what? Corporate governance in the format. Quarterly compliance देना है किस चीज़ का? Corporate governance का देना है. कौन बताएगा? सेबी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बताएंगे कैसे करना है. उसके बाद आ गया आपका 31(1)(b) में शेयर होल्डिंग पैटर्न. लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ. लिस्टेड एंटिटी बताएगी मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है. कैसे बताएगी? सबमिट करेगी एक स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को. कौन सा स्टेटमेंट होगा वो? कि होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कौन कौन से पर्सन जो मेरे सिक्योरिटीज होल्ड करे, प्लस शेयर होल्डर पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी. ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि लेट्स से एक शेयर होल्डर है, उसके पास 10,000 डिबेंचर है, 5,000 सिक्योरिटीज़ है, तो हर ईच सेपरेट क्लास बनेगा उसका कि ये शुभम है फॉर एग्जांपल, और इसके 10,000 डिबेंचर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है. सो दैट इज़ नथिंग बट शेयर होल्डर पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़. इन द फॉर्मेट और टाइम कौन बताएगा? सेबी बताएगा. ऑलराइट, ये आपको कब तक देना है? अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया. आई एम सो सॉरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो इन्वेस्टर कंप्लेंट है ना, जो आपने रेगुलेशन 13 के हिसाब से किया, जो हम ईच क्वार्टर की बात कर रहे थे, तो वो आपको कब सबमिट करना है? वो आपको विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर करना है. विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब कभी 21 डेज. ये जून में क्वार्टर ख़त्म हो रहा है आपका, है ना? जून 30 को आपका क्वार्टर ख़त्म हो जाएगा. तो आपको ये करना है 21 जुलाई को. आपको ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है, जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा. ये सबमिशन कभी होगा? 21 जुलाई को होगा, अगर आप अप्रैल टू जून क्वार्टर का बना रहे हैं तो. सिमिलरली क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट आप जो दे रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, वो आपको विद इन 15 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर देना है. एंड ऑफ द क्वार्टर हम लोग अप्रैल टू जून लेके चलते, तो 15 जून तक आपको ये सब दे देना है आपको. उसके बाद सेपरेटली जो पैटर्न जो हमने बनाया, ये भी विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर देना है. तो वही आ गया, 21 जुलाई ले लिया. उसके बाद आ गया स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन किसको बोलते हैं? सो लिस्टेड एंटिटी है शेल सबमिट स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन फॉर व्हाट? आपने पब्लिक इशू किया, तो ऑब्वियसली देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पे डेविएशन हो. So that deviation has to be reported to stock exchange. Now within what days? Quarterly basis पे report करना पड़ेगा to stock exchange till such time the issue proceeds have been fully utilized. आपने जो शेयर्स इशू किए या सिक्योरिटीज़ इशू किए, उससे आपको जो प्रोसीड मिला दैट हैज़ बीन फुल्ली यूटिलाइज नाउ, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए आपने सिक्योरिटीज़ रेज किया था, वो ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल हो गया, तो तब तक आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. कोई डेविएशन या कोई वेरिएशन तो नहीं है. देन लिस्टेड एंटिटी फाइनेंशियल रिजल्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज. दिस इज़ 33. ये आपको ना हर जगह मिलेगा. ये आपको हाफ ईयरली पे मिलेगा, ये आपको ईयरली बेसिस पे मिलेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज़ जस्ट कीप वेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस वन. ओके, फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है. लिस्टेड एंटिटी है शेल सबमिट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट टू स्टॉक एक्सचेंज. नाउ व्हाट डज इट से? ये अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट क्यों है? क्योंकि ये हर क्वार्टर में बन रही है, तो ऑडिट तो साल के एक बार में ही होनी है ना. तो लिस्टेड एंटिटी जो है वो अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट देगी स्टॉक एक्सचेंज को. शेल सबमिट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट था हर क्वार्टर का वो देगी. कॉपी ऑफ LRR देगी. कॉपी ऑफ LRR इज़ नथिंग बट लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट सर्टिफाइड बाय CEO एंड CFO ऑफ द कंपनी. तो कॉपी ऑफ LRR देगी. इन केस लिस्टेड कंपनी हैज़ सब्सिडरीज तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देगी. अगर लिस्टेड कंपनी अलग अकेले है तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट देगी. अगर साथ में है सब्सिडरी तो फिर सब्सिडरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देगी. ऑलराइट, विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन द लास्ट क्वार्टर. मतलब कि जो 3 क्वार्टर मैंने आपको बताए थे, अप्रैल वाला से जून, देन जुलाई से आ गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर एंड देन जैन टू मार्च. तो यहाँ पे तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट दोगे ही ना मार्च का,
बट ये 3 जो है ये तो आपको देना पड़ेगा ना, तो ये आप कब दोगे? 45 डेज में दोगे फ्रॉम एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। ओके, सो हमारा क्वार्टरली कंप्लायंस भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव हेड विथ व्हाट इज़ हाफ ईयरली कंप्लायंस। अच्छा, दिस इज़ वेरी बिग हाफ ईयरली कंप्लायंस अगेन, वेरी बिग आई वुड से। ये पूरा पेज आई गेस हाफ ईयरली कंप्लायंस का ही है। यू कैन सी ऑल दिस, सो विल अगेन गो वन बाय वन। सॉरी, माय बैड, हाफ ईयरली कंप्लायंस इतना ही है, बाकी जो है वो ईयरली कंप्लायंसेस है। ओके, हाफ ईयरली छोटा सा ये फटाफट फिनिश कर लेते हैं। सो सी, हाफ ईयरली में क्या बोल रहा है, रेगुलेशन देख के रख लो। 7 है, 23 है, 33 है, 43 40 है, सॉरी सी आई टोल्ड यू 33 हर जगह घुसेगा। 33 क्वार्टरली में था, इफ़ यू सी 33 हाफ ईयरली में है। यहाँ पर आपको फाइनल इसमें भी दिख जाएगा, ईयरली कंप्लायंसेस है, यहाँ पे भी 33 है। So 33 is very important from exam point of view. So do not miss 33 at all. Alright. Alright, so let's move on to the half yearly compliances. What does it say? Compliance certificate आप दे रहे हो, listed entity है, okay, listed entity है, shall submit compliance certificate signed by what? Basically compliance certificate क्या होता है कि आपने हर हाफ ईयरली बेसिस पे ये रिपोर्ट दे रहे हो, तो आपका ईयरली बेसिस हो गया, हाफ ईयरली बेसिस हो गया, तो कंपनी में जो भी कंप्लायंस होते हैं एज पर सेबी एक्ट हो गया, एज पर कंपनी एक्ट हो गया, आपने जो जो कंप्लायंस किए हैं, सो समबडी हैज़ टू चेक कि आपने जो कंप्लायंस किया है वो बराबर है या नहीं है। तो इफ़ यू सी, दिस इज़ द रीज़न बिंग देयर इज़ अ कंप्लायंस ऑफिसर दैट हैज़ बीन अपॉइंटेड, यू नो। सो शेल सबमिट कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कौन भेजेगा? ऑब्वियसली सीआईसी भेजेगी। साइंड बाय कंप्लायंस ऑफिसर दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटीए, या फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसटीए देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा। उसके बाद बोल रहा है कितने दिन में देगा, सॉरी माय बैड, मैं पता नहीं क्यों भूल जा रही हूँ। सो लिस्टेड एंटिटी जो है शेल सबमिट कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू स्टॉक एक्सचेंज साइंड बाय सीएस या फिर एसटीए विद इन 1 month ऑफ एंड ऑफ ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 हाफ ईयर हो गए ऑब्वियसली, तो एक तो आपका हाफ ईयर ख़त्म होता है आई बिलीव सितंबर में, तो आप अक्टूबर तक के दे दो कंप्लायंस सर्टिफिकेट। एक ख़त्म होगा मार्च में, तो आप अप्रैल तक के दे दो कंप्लायंस सर्टिफिकेट। देन आगे आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में ये कह रहा है लिस्टेड कंपनी है, शेल सबमिट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्या नया सीन है? रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, यू ऑल नो दैट वी हैव टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी का जो भी डिस्क्लोजर है स्टॉक एक्सचेंज को कंसोलिडेटेड बेसिस पे करना है अपने को, विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द हाफ ईयर। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द हाफ ईयर। ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाला जो है ना, वो यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, वो यहाँ पे समझ में आएगा। देखते हैं अभी इसको। ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो लिस्टेड एंटिटी जो है ना, इट शेल ऑल्सो सबमिट एज पार्ट ऑफ स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर हाफ ईयर अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी और कैश फ्लो, वो सब बताने आए, हाफ ईयरली बेसिस पे बताना है, ठीक है। मतलब वो सब तो आप बता रहे हो, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हो, आप प्लीज़ आपका एसेट और लाइबिलिटी कितना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना है, वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे बता दो। सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको मैं समझाती हूँ, अभी यहाँ पर आएगा जो 33 थी है ना, यहाँ पर आएगा आपका पूरा डिटेल में समझाती हूँ। 33 एग्जैक्टली कंसोलिडेटेड ये क्या बोल रहा है। अगेन इफ़ यू सी, मैंने ये पूरा डेट वाइज मॉडिफिकेशन दिया आपको, इसको पूरा अच्छे से समझाया है इधर। तो 33(3) हम देखेंगे अगेन एंड अगेन। Alright, now it says 48 certificate. Listed entity shall ensure that share transfer agent जो है या फिर जो in house share transfer agent है produces a certificate from PCS. PCS is nothing but practicing company secretary. तो listed entity को shall ensure that जो STA है, हमारा जो in house STA है, उसने PCS से सर्टिफिकेट लिया है दैट ऑल सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ वॉट।
आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र का डेट आ जाएगा, आप सब डिविज़न कर रहे हो सब डिविज़न का डेट आ जाएगा, कंसोलिडेशन कर रहे हो उसका डेट आ जाएगा, रिन्यूअल कर रहे हो उसका आ जाएगा, एक्सचेंज कर रहे हो एंडोर्समेंट कर रहे हो उसका डेट आ जाएगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज़, अगर आप एस हो या फिर आप एस इन हाउस वाले हो, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्टिफिकेट. किससे? पीसीएस से. वो जो सर्टिफिकेट वो देगी, वो सर्टिफिकेट में क्या मेंशन रहेगा? दैट ऑल सर्टिफिकेट हैव बीन इशूड विद इन 30 days of from the date of transfer, subdivision, consolidation as the case may be. So within 1 month from end of each half year आपको ये देना है. ये जो सर्टिफिकेट है आपको, ये तो सर्टिफाइड वाला चीज़ है ना कि 30 days के, ये वाली ये चीज़ नहीं है. ये जो सर्टिफाई किया है, ये जो सर्टिफिकेट दे रहा है पीसीएस, किसको? एसटीए को. ये एसटीए जो है, ये जो एसटीए जो है, इसको स्टॉक एक्सचेंज को कब देना है? तो विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ ईच हाफ ईयर. ऑलराइट, सो वी आर डन विथ हाफ ईयरली कंप्लायंस. कुछ भी नहीं है. कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, एंड सर्टिफिकेट शेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है. नाउ वी विल मूव हेड विथ ईयरली कंप्लायंसेस. सो ईयरली कंप्लायंस में क्या बोल रहा है? ईयरली कंप्लायंस में बोल रहा है सबसे पहले रेगुलेशन 14. इट सेज दैट एनुअल लिस्टिंग फीस. एनुअल लिस्टिंग फीस क्या होती है? जो लिस्टेड एंटिटी है वो फीस दे रही है, जो भी चार्जेस दे रही है इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को या फिर सभी को, वो स्टॉक एक्सचेंज या सभी बताएगा, वो स्टॉक एक्सचेंज को देगी. ये फीस कब देना है? मतलब ईयरली बेसिस पे जो भी फीस चार्जेस देना है, ये उसको विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे देना है. एनुअल लिस्टिंग फीस. जो एनुअल लिस्टिंग फ़ीस किसको बोलते हैं? जो आप सिक्योरिटीज़ लिस्ट कराते हो उसका एक एनुअल लिस्टिंग चार्जेस होता है, जो भी कौन बताएगा? वो सेबी बताएगी या फिर स्टॉक एक्सचेंज बताएगा. तो वो आपको विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर पे करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को. Then see the main important point that has come, that is nothing but our 33(3), and that is financial result. Listed entity है, shall submit stock exchange को. Listed entity shall submit what? Annual audited standalone financial result. लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट. नाउ टेल मी व्हाई इट इज़ ऑडिटेड बिकॉज ये ईयरली वाला है ना, तो ये ऑडिटेड रहेगा. और जो क्वार्टरली वाला था वो अनऑडिटेड था, बिकॉज उस टाइम पे ये क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी ऑडिट होता है फाइनेंशियल रिजल्ट. ईयरली बेसिस पे ही होता है. एनुअल मतलब साल का, ऑडिटेड मतलब ऑडिट है. स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या डिफरेंट है वो बताती हूँ अभी. अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे टाटा सन्स है, उसके 4, 5, 6, 10 जो भी सब्सिडरी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ कंसोलिडेटेड एंड एनुअल ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट भी देना पड़ेगा. प्लस ये तो आपने दे दिया, आपने एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट दिया, या फिर अगर आपकी सब्सिडरी थी तो आपने एनुअल ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट दिया स्टैंड अलोन के साथ साथ. अब आपको देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट हो गया. ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है? डज एनीबडी नो अबाउट इट? आई होप यू ऑल नो. यू मस्ट बी इन CA फाइनल और CS executive as the case may be. So of course you guys know what is audit report. So when the auditor does the audit, he gives his comments, right? When we say comment, he gives his qualifications. क्वालिफिकेशंस मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको चेंज करना है. तो स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ओपिनियन. मतलब कि ऑडिटर ने अपना स्टेटमेंट दिया है ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑडिट रिपोर्ट. ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑडिटर ही क्वालिफिकेशन देता है कि क्या गलत है क्या सही है. दैट क्वालिफिकेशन विथ मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? सपोज ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दिया, उसमें 10 पॉइंट ऐसे थे, 10 पॉइंट क्वालिफिकेशन, 10 क्वालिफिकेशन दे दिया लेट्स से. ठीक है, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसने जो 10 पॉइंट बोले हैं ना, वो लोग भी लाइन से अपना मतलब अपना ओपिनियन देंगे कि ऐसे क्यों था, अगर नहीं है तो रीज़न क्या है.
So that is nothing but what we say is modified opinion. ठीक है. इन केस ऑडिट रिपोर्ट विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इन केस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया मे बी इन केस ऑफ फ्रॉड, कैसे ओपिनियन देंगे जब है ही गलत. सो इन दैट केस कोई अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी को, स्टॉक एक्सचेंज को, इन दैट रिगार्ड वाइल पब्लिशिंग एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट. जब आप एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप कर रहे हो पब्लिश, उस टाइम पे आपको ये डिक्लेरेशन देना है दैट आई एम सबमिटिंग एनुअल ऑडिटेड अनमॉडिफाइड स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट, और एज द केस में भी कंसोलिडेटेड एज द केस में भी, राइट. तो ये आपको कब देना है? ये आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है मार्च को, तो 31 मई को आपको ये देना है. प्लस ये वाला तो मैंने बताया था. देन शेयर ऑल्सो सबमिट लास्ट क्वार्टर ऑडिटेड LRR अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स ऑफ एंटायर ईयर. जब आप ये सबमिट कर रहे हो ना एनुअल ऑडिटेड, उसके साथ साथ आपको लास्ट क्वार्टर का भी करना है. लास्ट क्वार्टर का क्यों करना है? रीज़न बीइंग बताते हो. ये जब हम क्वार्टरली वाला पढ़ रहे थे ना, तो हमने देखा था करके कि ये जो हम फाइनेंशियल रिजल्ट वाला देख रहे हैं, हम विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन लास्ट क्वार्टर. मतलब क्या? मतलब ये कि सपोज़ ये हमारा क्वार्टर है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ये हमारा क्वार्टर है. तो हमको अपना रिपोर्ट कब देना है? 14 अगस्त को दे दिया, क्योंकि जून में जब दिया उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको देना है. मतलब 14 अगस्त आपका लास्ट डेट है. जुलाई टू सितंबर है तो 14 नवंबर आपका लास्ट डेट है. अक्टूबर टू दिसंबर है तो 14 फेब आपका लास्ट डे है. लास्ट क्वार्टर के टाइम पे आप क्या करोगे? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के टाइम पे तो 45 डेज इफ़ आई कैलकुलेट फ्रॉम फ्रॉम योर लास्ट क्वार्टर दैट वुड बी मार्च. तो मार्च के बाद 45 डेज काउंट किया तो आपका जो भी आता है इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमको 45 डेज़ के अंदर नहीं देने, हमको देना है उसको ऑडिटेड एनुअल रिजल्ट के साथ विद इन 2 मंथ्स में. तो ये जो लास्ट क्वार्टर वाला रिजल्ट है हम लोग एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट के हिसाब से दे देंगे विद इन 2 मंथ्स. दैट इज़ 31 मई तक हमको लास्ट क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना है, और जो अपना ईयरली बेसिस पे है वो देना है. बाकी जो क्वार्टर वाला है वो आप 45 डेज़ में देके ख़त्म कर दो. एक पॉइंट रह गया दैट लिस्टेड एंटिटी शैल ऑल्सो सबमिट लास्ट क्वार्टर ऑडिट. अच्छा, वही सेम पॉइंट है, ये आपका हो गया ईयरली बेसिस पे. अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है. आई होप जस्ट टू मेक यू गाइज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर स्टडिंग. सो लिस्टेड एंटिटी है, वो पहले अनऑडिटेड रिपोर्ट देगी, राइट. अनऑडिटेड क्वालिफाइड रिपोर्ट विद इन 45 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ईच क्वार्टर. ये जो क्वार्टर था अपना, तो 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सब को हम क्या कर रहे हैं? हम अनऑडिटेड रिपोर्ट दे रहे, अनऑडिटेड रिपोर्ट दे रहे विद इन 45 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ ईच क्वार्टर स्टॉक एक्सचेंज को. प्लस हम कॉपी ऑफ LRR दे रहे हैं जो कि सर्टिफाइड बाय होगी CU एंड CFO. व्हाट इज़ LRR? What is LRR? We have studied this. LRR is limited review result, certified by what? CU and CFO. So 15 डेज़ में वो दे दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपने दे दिया. उसके बाद ये वाली चीज़ क्या है? ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बोल रहा है कि आपको इंटीमेट करना है 5 डेज़ बिफोर बोर्ड मीटिंग इन विच अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट विल बी अडॉप्टेड. प्लस एडवर्टाइजमेंट आपको देना है इंग्लिश प्लस वर्नाकुलर मीडियम में. जब आप बोर्ड मीटिंग लेने वाले हो, आप एक्सेप्ट करने वाले हो, जो रिपोर्ट आपने बनाई है आप उसको एक्सेप्ट करने वाले हो जिस बोर्ड मीटिंग में, उस बोर्ड मीटिंग के 5 दिन पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, प्लस एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, राइट. उसके बाद बोल रहा है जब आपने बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर ली, बोर्ड मीटिंग के एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के अंदर आपने जो बोर्ड मिनट्स बनाए हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी ने जो बोर्ड मिनट्स बनाए हैं, वो सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को. उसके बाद जो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है आपका, विद इन 48 आवर्स इन अडॉप्शन, मतलब जब आपने अडॉप्ट कर दिया अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को, सॉरी अनऑडिटेड रिपोर्ट को, नॉट अनक्वालिफाइड, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, अनऑडिटेड रिपोर्ट को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया
अडॉप्ट कर लिया, उसके 48 आवर्स में आपको न्यूज़पेपर में क्लिपिंग देनी है। तो एवरी क्वार्टर आपको ये पूरा का पूरा रिपीट करना है। ऑल्सो जब आप एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो फाइनेंशियल बेसिस पे, तभी भी आपको बोर्ड मीटिंग के 5 डेज़ पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बोर्ड मिनट के 15 मिनट्स बाद आपको इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। और जब आप अडॉप्ट कर लोगे तो आपको ये भी देना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट आपको विद इन 48 आवर्स ऑफ अडॉप्शन आपको न्यूज़पेपर में क्लिपिंग देनी पड़ेगी। एंड बताना पड़ेगा कि दैट वी हैव अडॉप्टेड द अनऑडिटेड रिपोर्ट। So I hope we are clear with the basic right now, right? This was for 33.3. Right guys, so now we are moving ahead with our next one, which is annual report. That is nothing but 34. Annual report में क्या बोल रहा है? That listed entity को annual report along with notice of AGM देना पड़ेगा. So what does it say? लिस्टेड एंटिटी है, उसको एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ एजीएम देना पड़ेगा। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी को एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ एजीएम। नोटिस ऑफ एजीएम क्या होता है? जब आप एजीएम हेल्ड करने वाले हो उसके लिए आप जो नोटिस दोगे शेयर होल्डर्स को, आप एनुअल रिपोर्ट जब आप दे रहे हो उसके साथ वो भी दे दो, राइट? आप ये जो एनुअल रिपोर्ट देने वाले हो उसके साथ आप नोटिस ऑफ एजीएम भी दे दो। Amongst the annual report shall also be consist of the following. Annual report में क्या होगा? Audited financial statement, audited financial statement that is आपका बैलेंस शीट P&L जो भी है, statement on impact of audit qualification, यही सेम चीज़ जो हमने पढ़ी अभी, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है। दैट इज़ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ, सॉरी ये आपका है एनुअल रिपोर्ट, राइट? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने दिया, स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, मतलब जो ऑडिट क्वालिफिकेशन थे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो बताना है आपको। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बाय द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैप। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होता है जो बेसिकली आप अपने वेबसाइट पे भी डालते हो कंपनी का, जब आप एनुअल रिपोर्ट देते हो आप उसमें भी डालते हो, वेबसाइट पे भी आप मेंशन करते हो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये कौन देगा? बेसिकली ये जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है इस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट उनको ही देना है। अच्छा, ये आप कब दोगे? ये नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू शेयर होल्डर। जब आप डिस्पैच कर रहे हो शेयर होल्डर को उसके बाद नहीं देना, उसके पहले दे के ख़त्म करना है। नाउ इट इज़ 34(1)(b, दैट इज़ चेंजेस टू एनुअल रिपोर्ट। अगर कोई भी चेंजेस है एनुअल रिपोर्ट में, कोई भी सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव या कुछ ऐसा है जो आपको चेंज करना ही है, कोई भी चेंजेस है, in case any change in annual report, send it within 48 hours the revised copy along with explanation कि ये change क्यों आप भेज रहे हो। आप रिवाइज कॉपी तो दे रहे हो कि चेंजेस है, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी तो दो। कब दोगे? विदिन 48 आवर्स आपको देना है एजीएम के। एनुअल रिपोर्ट टू सिक्योरिटी होल्डर, आप जो एनुअल रिपोर्ट है आपका वो सिक्योरिटीज होल्डर को भी देते हो, कब दोगे? 21 डेज बिफोर द एजीएम, राइट? ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये जब हम एजीएम हेल्ड करने वाले हैं उसके 21 डेज बिफोर एजीएम हम देते हैं, बिफोर एजीएम, राइट? और इसमें इफ़ यू रिमेंबर देन डे ऑफ, जिस दिन हम नोटिस भेज रहे हैं वो नहीं होता है, वो काउंट नहीं होता है, प्लस जिस दिन मीटिंग है दैट इज़ एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, वो डे भी काउंट नहीं होता। तो क्लियर 21 डेज वाला सीन है यहाँ पे, राइट? So this is how we are done with our yearly compliances, and now we would simply move ahead towards our event based compliances. So if you see event based compliances जो है वो इतना बड़ा है, ये पूरा का पूरा event based compliance ही है। सो ये वी गो, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में क्या बोल रहा है? शेयर ट्रांसफर एजेंट जो है, जो भी लिस्टेड एंटिटी है, जब वो शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करती है तो विद इन 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, वी रेड दिस इन द स्टार्ट ऑफ अवर लेक्चर दैट इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है जब आप अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करते हो तभी। उसके लिए आप प्रायर इशुएंस आप स्टॉक एक्सचेंज से एक बार परमिशन ले लो प्लीज़ ज़रा। देन 29(1)(a) इंटीमेशन, लिस्टेड एंटिटी जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज को 5 डेज प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग ड्यूली हेल्ड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे इन रिगार्ड्स विथ फाइनेंशियल रिजल्ट। ये वाली वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी
इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस वन, ये रहा। लिस्टेड एंटिटी इंटीमेशन देगी 5 days बिफोर बोर्ड मीटिंग इन विच जो आपका अनऑडिटेड जो रिजल्ट है, ये मैंने क्वार्टरली ही के हिसाब से बताया था कि 5 days पहले इंटीमेशन दे रही है। अब ये आपको ईयरली के हिसाब से भी यहाँ पर मेंशन किया है इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस में। हियर वी गो। 5 days प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग ड्यूली हेड आपका क्वार्टरली में था 33.3 वाला, 33.3 वाला हाफ ईयरली में था और ईयरली में भी था इन रिगार्ड्स विद फाइनेंशियल रिजल्ट। तो आप 5 days पहले इंटीमेट कर दो, प्रोवाइडेड आप जिस डेट पे इंटीमेट कर रहे हो वो डेट काउंट नहीं होगा और डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होगा। 29(1)(b) C, D, E, F क्या बोलता है, इंटीमेशन के बारे में बता रहा है। ये सेम है, ये 2 days प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग इन रिगार्ड्स विद दीज थिंग आपको देना पड़ेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, डे ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होगी, एक्सक्लूजिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड डेट ऑफ द मीटिंग। अब ये किस 2 दिन वाला जो है, आप किस जो आपका प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको 2 दिन में देना पड़ेगा। बायबैक से आपको पता है बायबैक इज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, शेयर के जो दाम है उछल कूद जाएंगे अगर आप 5-6 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर रहे हो। एनी विच वेज स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट रखता है चीज़ें, बट उसको भी अपने वेबसाइट पे पब्लिक करनी होती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। सो जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको 2 days का प्रायर इंटीमेशन देना है। बायबैक कर रहे हो आप, डी लिस्टिंग कर रहे हो, FPO ला रहे हो, राइट इशू दे रहे हो, ADR GDR है, देन आपका FCCB है, QIP है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, डेट इशू है, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिविडेंड है, इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर है। जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके लिए 2 दिन का प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। Then we are looking at 29(2) which says intimation again। 29 जो सेक्शन है, जो रेगुलेशन है, वो पूरा का पूरा इंटीमेशन बेस्ड है। अब ये बोल रहा है 11 days का प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा? जब आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर आप ऑल्ट्रेशन इन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट, डेट, डिबेंचर, बॉन्ड, रिडेम्पशन एक्सेट्रा आर टू बी पेबल। मतलब आपको लेट्स से प्रेफरेंस शेयर्स था, वो आपको रिडीम करना था 30th of September को। नाउ आपको डेट में ऑल्ट्रेशन करना है कि 30th September को नहीं करके मैं 25th September को करना चाहता हूँ। तो ये आपको कब बताना पड़ेगा कि आपको 11 क्लियर एटलीस्ट क्लियर वर्किंग डेज इन एडवांस, मतलब जब आप करना चाहते हो उसके 11 क्लियर वर्किंग डेज आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा। Then it says disclosure of events। So listed entity है, within 24 hours डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इवेंट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। कौन सा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से मटेरियल है या फिर जो Schedule 3 के पार्ट ए में दिया ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन, वो आपको उसमें लिस्ट दी हुई है, वो आपको बताना पड़ेगा कभी, विदिन 24 hours फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट और इन्फॉर्मेशन। So होल्डिंग